बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग एलएमआरसी और डीडीए जेईई की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को उठाए हैं और उसके अंदर टॉपिक जो हमारा चल रहा है इस समय ब्रिक चल रहा है। ये ब्रिक का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट में स्टोन को पूरा कवर किया है। स्टोन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए, स्टोन को हमने टेस्ट को पढ़ा है और उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमने उसको पढ़ा है। अब हम ब्रिक पर काम कर रहे हैं और यहाँ पे थ्योरी भी हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर ही, और थ्योरी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि तरीका सही है जिसमें थ्योरी भी हो और आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएँ, ताकि जो हमारे दोस्त लोग प्राइवेट जॉब सेक्टर में हैं या कहीं ऐसे जगह पे हैं जिनको वक्त नहीं मिलता है, अगर वो यूट्यूब के भरोसे ही क्लास करना चाहें, अगर यूट्यूब से ही करना चाहें तो इस क्लासेस को देखकर उनको फ़ायदा हो सके। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप सभी का सपोर्ट चाहिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्रिप्शन रेट बहुत लो है। मैं कहता नहीं अपनी वीडियो में बार बार, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँगा, क्योंकि वक्त लगता है इन चीज़ों को बनाने में, करने में, और सभी को पता ही है यार। तो आप लोग लाइक भले ना करो लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है, चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे ब्रिक वाले टॉपिक में पार्ट 3 हम ब्रिक यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। क्लास नंबर 7, अगर इससे पहले आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट हमारी एलएमआरसी जेईई 2022 से है और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप सर्च करेंगे सिविल ज्ञान बाय अदनान करके हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह और जो है जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका है ब्रिक का। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो ब्रिक का क्वेश्चन है कि जब भी आपका रेन वाटर जो होता है ना, जब रेन वाटर फॉल करता है कोई आपकी हॉट ब्रिक के ऊपर, तो जो उसकी शेप ऑफ द ब्रिक हो जाती है गेट डिफॉर्म द डिफेक्ट इन नोन एज। मतलब कि कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई हॉट ब्रिक है, उस हॉट ब्रिक के ऊपर जब भी आपका कोई रेन वाटर फॉल करता है और उसकी वजह से जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है ब्रिक में, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इफ्लोरेसेंस, ऑप्शन नंबर 2 ब्लोटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है चप्स और चौथा आपका नोड्यूल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चप्स, क्योंकि जब भी आपका ब्रिक हॉट होगा और उसके ऊपर पानी को गिराया जाएगा, मतलब रेन वाटर जब गिरेगा तो कुछ इस तरीके से उसकी शेप हो जाती हैं। इसको हम लोग चप्स कहते हैं। इफ्लोरेसेंस आपको पता है कि वाइट पैचेज जब उसके ऊपर बन जाते हैं वो होता है। आपको ब्लोटिंग में क्या होता है, उसमें स्वेलिंग ऑफ द ब्रिक हो जाती है, स्पॉन्जी नेचर का तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग व्हाइट पैचेस को देख लेते हैं। जैसे आपको ये एक मेसोनरी बनी हुई है तो यहाँ पे क्या व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, ऐसा जो आता है एल्केलीज वगैरह से वजह से आता है। तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि जब भी आपके ऊपर मतलब जो डिपॉजिट होगा वो मतलब बहुत ही कम होगा, मतलब 0% से कम होगा तो उसको हम लोग नील कहेंगे। फिर एक पूछता है कि स्लाइड कब होगा, जब भी कवरिंग एरिया आपका डिपॉजिट ऑफ द जो साल्ट होगा वो 10% एरिया, मतलब टोटल एरिया का 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे ना अप टू 10% होगा तो उसको हम लोग स्लाइड कहेंगे। और जब हमारा 10% से 50% के बीच में होगा तो उसको हम लोग मॉडरेट कंडीशन कहेंगे। और जब भी वो कवरिंग वाइट पैचेस की जो कवरिंग है टोटल एरिया का 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जो है हैवी कंडीशन में आएगी। सीरियस कब होता है कि व्हेन देयर इज ए हैवी डिपॉजिट ऑफ द साल्ट एकम्पेनिड बाय पाउडरिंग। कभी कभी ये जो इसकी व्हाइट पैचेस ना, ये पाउडर चाक में ये वाला जो है आपको जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में जाता है? पाउडर्ड फॉर्म में जो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरियस नाम देते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द ओवरग्राउंड कंटिन्यूअस जो किल्न होता है, मतलब कि ओवरग्राउंड हो जो कंटिन्यूअस हमको जो है ईंटें प्राप्त होती हैं जहाँ से, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास जो क्लैंप होता है, क्लैंप में भी हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो है ब्रिक को पकाते हैं, किल्न के अंदर भी ब्रिक को पकाते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है, वो जो मतलब तरीका होता है जिसके अंदर, तो जब भी ओवर ग्राउंड होगा मतलब ग्राउंड के ऊपर, तो वो आपका होता है हाफ मैन किल्न। आपने देखा होगा हाफ मैन किल्न जो आपका होता है, हाफ मैन किल्न के द्वारा हमसे जो है लगातार हमको ब्रिक प्राप्त हुआ करती हैं। तो यहाँ इस फिगर में जो आपको दिखाया ये आपका टनल किल्न है। इसमें क्या होता है, एक टनल होती है, उस टनल के अंदर ब्रिक को डाला जाता है, जो भी आपके मिट्टी के सामान होते हैं उनको वहाँ पर पकाया जाता है। तो ये आपका आपका तो ये टनल किल्न है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन, कि हॉफमैन किल्न के द्वारा हमको जो है कंटिन्यूअस ब्रिक प्राप्त होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका फायर ब्रिक से है कि फायर ब्रिक शुड बी लेड। लेड मतलब क्या होता है, लिटाई जाती है, मतलब जो फायर ब्रिक होती हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ये आपकी फायर ब्रिक है, तो फायर ब्रिक को किसके साथ हम लोग यूज करते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है लाइम मोटार के साथ में, नंबर बी ऑप्शन आपके पास है फायर सीमेंट मोटार के पास, कि फायर क्ले मोटार, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फायर ब्रिक। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जो है कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, शायद कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, कहाँ गया, ये नहीं है, वो शायद नहीं लग पाया है। तो हाँ चलो, तो कम्युनिटी पोस्ट किया था, लोगों में बहुत डाउट था, कुछ लोग फायर सीमेंट मोटर के साथ जा रहे थे, कुछ लाइम मोटर के साथ जा रहे थे, तो मैंने सोचा इसका कुछ अलग से मैं चीज़ें बता सकूँ इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपकी फायर ब्रिक होती है ना, ये हमेशा जो सेट होती है मोटार, फायर क्ले मोटार के साथ में सेट होती है, ये लाइम और सीमेंट के साथ में सेट नहीं होती है। और जो फायर के लिए रिक्वायर होती है, अगर 100 ब्रिक को हमको लेइंग करना है, जैसे मान लो कि अगर फायर की ब्रिक है, उसको 100 ब्रिक को हमको लेइंग करना है, तो उसके लिए आपको 0.06 क्यूमेक या 75 केजी फायर क्ले की आवश्यकता होगी। मतलब ये फायर क्ले के साथ ही मोटार, फायर क्ले मोटार होगा, उसके साथ ही इस ब्रिक को यूज किया जाएगा। और उसको यूज करते समय जो है आपको कम से कम 75 केजी पर 100 ब्रिक की आवश्यकता होगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि फायर ब्रिक शुड शो नो साइन ऑफ फ्यूजन, मतलब किसी प्रकार की फ्यूजन कोई शो नहीं करती व्हेन हीटेड टेम्परेचर ऑफ द 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली आपकी जो ब्रिक होती है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी जाती है, लेकिन जो फायर ब्रिक आपकी होती है 1600 से लेकर के 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी जो स्ट्रेंथ को, मतलब टेम्परेचर को जो है सहन करती हैं। तो इतने भी टेम्परेचर पर वो जो है फ्यूजन को फेस नहीं करती हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फायर ब्रिक शुड बी नॉट लेस देन 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है 105 होती है, सेकंड क्लास की 75 होती है, थर्ड क्लास 35 होती है। पर जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है फायर ब्रिक के अंदर 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक देखने को मिलती है। फायर ब्रिक का जब वेट किया जाता है 2400 किलोग्राम पर क्यूमेक एंड एब्जॉर्ब वाटर फॉर मोर देन 5 से 10%, मतलब 5 से 10% पानी को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फायर ब्रिक के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे बता दी है कि अगर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और कहाँ से क्या पूछेगा भैया, अगर यहीं से बनेगा तो आप लोग ध्यान रखना। तो फायर ब्रिक को हमेशा लाइम मोटर के साथ ना करके, फायर तो ना करके हमेशा फायर क्ले मोटर के साथ इसको यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी आपका क्या हो जाएगा, आपका वो राइट आंसर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है द डिजायरेबल सिल्ट कंटेंट इन एलोवियल सॉइल सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल ब्रिक। जो भी हमारी ब्रिक होती है, जब भी उसको हम लोग स्ट्रक्चरल ब्रिक के रूप में उसका प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि सिल्ट कंटेंट कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 30%, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 40 से 65%, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 65 से 70%, और डी आपके पास लेस देन 10%। तो आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को याद रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं एग्जाम में तो हमको वैल्यू याद नहीं रहती है। देखो भैया जेई में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको रटना पड़ती हैं, मतलब डेली पढ़ना पड़ता है। लेकिन कहते हैं यार कि डेली कंटिन्यूस पढ़ो सिविल इंजीनियरिंग को, कम से कम डेली 3 से 4 घंटा आप दो, डेली 3 से 4 घंटा आप पढ़ो ही सिविल इंजीनियरिंग को। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे निकल के आते हैं। तो इसको याद रखना कि जो 20 से 30% होता है उसके अंदर सिल्ट कंटेंट आपका होता है। वो जो आप लोग समझ रहे हो सिलिका नहीं, ये सिल्ट कंटेंट आपका होता है। ठीक है, सिल्ट की कंटेंट उसके अंदर होती है, थोड़ा बहुत क्ले उसमें क्या होता है, तो वो 20 से लगभग 30% आपके बीच में आपको होता है। इसको याद रख लेना इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आपका है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है द डिस्कलरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट डिपॉजिट। हाँ देखो क्वेश्चन आ गया, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूबल साल्ट। जब उसके सोल्यूबल साल्ट एंड ब्रिक, तो उस ब्रिक को किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को पता होगा, इसका आंसर तो हो जाएगा इफ्लोरेसेंस हो जाएगा। क्योंकि जब भी मतलब व्हाइट पैचेज जब उसके ऊपर बन जाते हैं ना, और वो धीरे धीरे डिके हो जाता है, और कभी कभी इतनी सीरियस कंडीशन आ जाती है कि अगर वो व्हाइट पैचेज का निवारण सही से ना किया गया, मतलब कुछ इसका तरीका होता है ना किया गया ना, तो जानते हो वो जो हमारी ब्रिक्स होती है ना पाउडर फॉर्म में, कभी आप देखना, कभी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो या मतलब ऐसी बिल्डिंग्स हो जब वहाँ पे आप घर से बगल से निकलो गली मोहल्ले में, तो वहाँ देखोगे आपकी जो है ना कोई कोई ब्रिक होती है जो उसको मतलब जैसे गांव घर लोना लगना, तो वही लोना लगना ही होता है। तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा, उसमें वाइट पैचेस पड़ेंगे, फिर वो जो है एटमॉस्फेयर से कंडीशन संपर्क करेगा और वहाँ पे जो है क्या करेगा कि जो है धीरे धीरे ब्रिक को गला देगा, मतलब पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो वही आपका होता है, ये इफ्लोरेसेंस होता है। बाकी हमने इस चीज़ों को डिस्कस कर ही लिया है। अभी आगे भी आएंगे ब्लोटिंग, चप्स, नोडल, उसको और आगे डिस्कस करेंगे। चप तो आप समझ रहे हो चप्स क्या होता है, चप्स क्या होता है, जब भी हॉट ब्रिक
के ऊपर आपका जो है वो पानी क्या कहते हैं, बारिश का पानी की बूंदें जब गिर जाती हैं तो आपको वो होता है चप्स के रूप में आता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल अदर देन राइट एंगल इन प्लान इज नोन एज। तो इसको भैया ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में, क्वीन क्लोजर होगा कि किंग होगा कि क्लोजर होगा सेकंड। तो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे दिखा दी है, देखो यहाँ पे पहले समझ लो। जो आपकी सिक्वेंट ब्रिक होती है ना, उसमें कहता है कि ए ब्रिक डेट इज कट आर मोल्डेड टू एन ऑब्लिक एंगल आर टू ए स्पेशल डिजायर्ड शेप। तो इस तरीके से जब जो होता है ऑब्लिक एंगल में आपका जब कटिंग होती है तो आपको क्या कहलाता है, वो सिक्वेंट ब्रिक में होती है। आपकी क्या होती है भैया, सिक्वेंट ब्रिक होती है। और जो लोगों में कन्फ्यूजन होता है किंग क्लोजर को लेकर के और क्वीन क्लोजर को लेकर के, तो भैया जो किंग क्लोजर होता है ना, तो किंग क्लोजर के बारे में ध्यान रखना कि जो भी आपकी मतलब जैसे ये आपकी सपोज ब्रिक है, जैसे मान लो ये आपकी जो है ब्रिक है, तो क्वेश्चन कहता है कि जब भी ब्रिक को मतलब जो है, जब भी ब्रिक को जो है ना ऐसे इस शेप में काटा जाएगा, मतलब कि आधी हाफ विथ में और आधी आप इधर लेंथ में, उससे काटने के बाद ये कॉर्नर आपका निकाल दिया जाएगा। तो जो बची हुई शेप रिमेनिंग होगी वो आपकी क्या होगी, वो होगी किंग क्लोजर होगी। क्या होगी, किंग क्लोजर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक डेट इज कट टू डेट द विथ ऑफ द ब्रिक स्ट्रेचर फेस, आधे काट दिया जाए सच ए बेट डेट द हाफ विथ इज मेंटेन एंड वन एंड एंड द फुल विथ मेंटेन द एंड। मतलब कि इस एक सिरे पे तो इसकी हाफ एंड होती है, मतलब हाफ काट, लेकिन दूसरे सिरे पे तो पूरा रहता है। उसी प्रकार दूसरे सिरे पे आपका जो पूरा स्ट्रेचर रहता है, लेकिन इस हिस्से पे स्ट्रेचर को आधा काट दिया जाता है। तो ये आपका होता है किंग क्लोजर की शेप। इस शेप को ध्यान रखना, ये आपकी जो होती है आपकी किंग क्लोजर की शेप होती है। पर अगर वहीं कहते क्वीन क्लोजर होता है, तो जैसे कि आपकी किंग क्लोजर में क्या होता है, ये आपकी फुल ब्रिक होती है। अब देखो ये आपकी फुल ब्रिक होती है, पर जिसको इसको इसको इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जब कटिंग कर दिया जाएगा तो इतनी जो आपकी ब्रिक बची, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्वीन क्लोजर होता है। इट द पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑप्टेन बाई कटिंग ए ब्रिक लेंथ वाइज, मतलब लेंथ वाइज अकॉर्डिंग टू लेंथ से काट दिया जाता है। और आपकी आधी ब्रिक गायब हो जाती है और आधा आपका स्टेज वाला पार्ट गायब हो जाता है। तो बचा हुआ जो पार्ट आपका होता है वो क्वीन क्लोजर कहलाता है। और जब भी इसको चौथाई में कर देते हैं तो आपको क्वार्टर क्वीन क्लोजर हो जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, इसको इस यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो यहाँ पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल अदर देन राइट एंगल इन प्लेन इज नोन एज द। तो आपका क्या होता है, आपका सीक्वेंट ब्रिक होता है। डी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बुल नोज ब्रिक आर नॉट यूज इन। तो ये देखो इसमें भी लोगों को डाउट था। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बुल नोज ब्रिक होती क्या है। तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन इस शेप की आपकी जो होती है आपकी बुल नोज ब्रिक होती है। तो बुल नोज ब्रिक इज स्टाइल ऑफ द ब्रिक डेट इज हैज वन सेम और ऑल ऑफ इट्स कॉर्नर राउंडेड, मतलब इसके जो कॉर्नर होते हैं राउंडेड होते हैं। कुछ राउंडेड कर दिए जाते हैं या तो कभी कोई कभी आल राउंडेड कर दिए जाते हैं। तो राउंडेड कुछ तरीके से होता है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि राउंडेड कुछ इस तरीके से आपकी ब्रिक को राउंड कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि बुल नोज ब्रिक इज ए स्टाइल ऑफ द ब्रिक डेट हैज वन सम आर ऑल ऑफ इट्स कॉर्नर राउंडेड ऑफ, मतलब कभी कभी तो एक सिरे को कभी कभी सभी सिरे को क्या करते हैं, राउंडेड अप कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बुल नोज ब्रिक। इसका यूज कहाँ होता है, These brick can be used to create a soft and attractive curved edge to step sill or in capping wall। ठीक है, इन जगहों पे आपका जो है बुल नोच ब्रिक का यूज होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को अपनी कम्युनिटी पे डाला था, लोगों में इसमें डाउट था कि बुल नोच ब्रिक आर नॉट यूज पूछा गया है, तो कहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। तो भैया याद रखना कि आर्चेज अगर ऑप्शन में रहेगा तो आर्चेज में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, आर्चेज में इसका यूज नहीं होता है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी जो है 23% लोगों का आंसर ये था। तो आप ध्यान रखना कि आर्चेज में इसका यूज नहीं होता है। और ये आप लोग कम्युनिटी पर भी, हमारे कम्युनिटी वाले पोस्ट पे ना डेली के हम कम से कम 10 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे यूट्यूब चलाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कम्युनिटी टैब दिखेगा, वहाँ पे आप जाओगे, हमारे विथ एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन वहाँ पर डालते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर कम्युनिटी पर नहीं जाते हो तो कम्युनिटी पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन को भी डाला कीजिए। और अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो हाँ, हम डेली हमेशा 2 घंटे में 3 घंटे में क्वेश्चन डालते हैं। तो अगर आप कमेंट मुझे करोगे तो मैं कमेंट को देख पाऊंगा, अगर आपको कोई पर्सनल दिक्कत आती है तब। बाकी आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम बेदा करके आपकी एक साइट है, वहाँ पर भी क्वेश्चन को देखा गया, डाला गया था। तो उसमें पूछा गया कि ए बुल नोज ब्रिक इज़ नॉट यूज्ड फॉर। तो ये आपका भी आर्चेज ही है, ऑप्शन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही था। तो आर्चेज का में इसका यूज नहीं होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था कि बुल नोज ब्रिक आर नॉट यूज इन। तो भैया ये आर्चेज में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि इतना जानकारी के बाद आपको अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले अपने क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है आपका कि पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था ये आपकी जो ब्रिक होती है, इस ब्रिक के अंदर जो है ऐसे जब हाफ द लेंथ में और हाफ द विड्थ में से काट दिया जाएगा, बची हुई जो रिमूविंग पोर्शन हटा दिया जाएगा, तो बची हुई रिमूविंग पोर्शन आपकी क्या कहलाएगी, आपकी स्किन क्लोजर होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी आपका जो हो जाएगा, आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फायर ब्रिक। अब फायर ब्रिक से क्वेश्चन आपका है कि फायर ब्रिक आर यूज्ड तो टू रिफ्लेक्ट हीट, टू इंक्रीज हीट फ्लो, टू डिक्रीज हीट ऑफ फ्लो, ऑल ऑफ दैट। तो जो है फायर ब्रिक भैया जो होनी होती है ना, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे आप लोग बड़े बड़े घरों में देखे होंगे, वहाँ पे ठंडियों में क्या होता है, एक ऐसे बर्निंग वाला जोन बना होता है, जहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्रिक लगी होती है यहाँ पे, इसकी ये जो नॉर्मल ब्रिक नहीं होती है, आपकी फायर ब्रिक ही होती है, जो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर को जलाया जाता है रूम को हीट करने के लिए, इस तरीके से। तो इसका काम क्या होता है, टू डिक्रीज हीट फ्लो। अब ये ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कि यहाँ पे लगा दिया गया और ये हीट फ्लो कर दीवारों में जाके पहुँच गया और घरों में पूरा, नहीं, ये जो है जितने भर में जलाया जाता है उतने भर में दूसरी प्रकार की ईंट लगाई जाती है, वहाँ पे फायर ब्रिक का यूज़ किया जाता है। तो वो जो है डिक्रीज द हीट फ्लो के काम में आती है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि फायर ब्रिक जो आपकी होती है, जो ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टरी सिरेमिक मटेरियल यूज इन लाइनिंग फर्नेस, मतलब जो फायर ब्रिक होती है, जो ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टरी सिरेमिक मटेरियल, मतलब सिरेमिक मटेरियल के, और रिफ्रैक्टरी आपको पता ही होगा भट्ठी वगैरह में, और लाइनिंग फर्नेस में, किल्न में, फायर बॉक्स में, फायर प्लेसेस में इसका यूज किया जाता है। ए रिफ्रैक्टरी ब्रिक इज डिजाइंड मेनली टू विथस्टैंड हाई हीट बट शुड आल्सो यूजुअली हैव ए लो थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, मतलब जो इसमें ऊष्मा का जो विचरण होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वही क्वेश्चन किया गया था, हीट ऑफ फ्लो इसमें से क्या होता है, बहुत ही कम हो पाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, सी द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ब्रिक मेसोनरी, ब्रिक का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो फ्रॉग ऑफ द ब्रिक, तो देखो ये भी आपकी जो नॉर्मल ब्रिक होती है ना, ब्रिक के ऊपर जो थोड़ा सा जगह होता है, इसमें कुछ ब्रिक के निर्माता का या ब्रिक का जो निर्माता होता है अपने किसी बच्चे का नाम या कोई भी कंपनी का नाम है, ट्रेडमार्क, मतलब कुछ भी लिखवा देता है, और इससे कि यहाँ पे कुछ जगह बन जाती है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉग साइज। और फ्रॉग का जो साइज होता है 10 सेंटीमीटर गुड़े 4 सेंटीमीटर गुड़े 2 सेंटीमीटर, या आपकी 1 सेंटीमीटर। 10 क्या होती है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ये लंबाई होती है। और जो आपका है 4 ये होती है, और इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ में आप कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भैया, 2 सेंटीमीटर आपकी इसकी डेप्थ होती है, या 1 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ में होती है। और ये जो है की प्रोवाइडर का काम करता है। क्या करता है, की प्रोवाइडर का काम करता है। जब भी ब्रिक को हम लोग जो है एक स्ट्रक्चर में बनाते हैं, तो सबसे ऊपर जो टॉप फेस पे होता है उसमें मसाला भरा जाता है, उसके बाद फिर दूसरी ब्रिक रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि इन ब्रिक मेसोनरी फ्रॉग ऑफ द ब्रिक जनरली क्या, जो फ्रॉग ऑफ द ब्रिक होता है वो टॉप फेस पे रखा जाता है, फ्रॉग ऑफ द ब्रिक को। इस बात को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। अब जो ब्रिक यूज की जाती है लाइनिंग ऑफ फर्नेस में, मतलब जो भट्टियाँ वगैरह होती हैं उनमें लाइनिंग में, जैसे ये ब्रिक आपकी लगी, आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो ये जो ब्रिक लगी हुई है, इन ब्रिक को हम लोग जो है कहते हैं, और फर्नेसेस के अंदर जो ब्रिक आपको यूज होती है वहाँ पे कौन सी होती है, वो आपके रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पग मिल इज यूज फॉर, पग मिल किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई गई आकृति, जो इमेज आपकी है, तो वो आपकी जो है भैया कुछ इस तरीके से है। ये आपकी पग मिल है। पग मिल में क्या हो, मिट्टी को गूंथा जाता है, मिट्टी की प्रिपरेशन की जाती है। तो मोल्डिंग भैया नहीं होती है, ड्राइंग नहीं होती है, बर्निंग नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या किले का प्रिपरेशन होता है। जनरली ये जो है ब्रिक को गूंथने का काम करता है। ठीक है, मृदा को आपस में मिलाना, मिक्सचर करना, इस सब का काम करता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा ए। इसका जो हो जाएगा आपका वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पग मिल के बारे में संरचना दिखाई गई है कि सिंपल पग मिल में काम क्या होता है। एक स्टील का सिलेंडर होता है जो कि टॉप एंड होल्ड द नियर द बॉटम से कनेक्टेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पग मिल इज सेंट्रल वर्टिकल शाफ्ट होता है। ये जो सॉफ्ट होती है ना, और इसमें जो मृदा भरी होती है, तो आपस में जब इसे गूंथती हैं ना, इसको आपस में मिक्सचर वाला काम करती हैं। तो यही चीज़ कहा गया है। ठीक है, तो पग मिल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे द मोल्डेड ब्रिक आर ड्राइड बिफोर बर्निंग टू एन अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट। मतलब ये कह रहा है कि जब भी हम लोग मोल्डेड ब्रिक करते हैं, ब्रिक को मोल्डिंग हो जाती है, तो ब्रिक मोल्डिंग के बाद उसको हम लोग निकाल करके ज़मीन पर रख देते हैं।
पर वहाँ पे वो कितने परसेंट तक सूख जाती है, जब जब उसको उठा करके ले जाकर भट्ठी में जब तक पहुँचा जाता है, भट्ठे में आप लोग जनरली भट्ठा समझते होंगे ना, भट्ठे में ईंटें जाके पकती हैं, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले कितनी परसेंट वो सूख जाती हैं, तो उसको हम लोग 10% तक सुखा लेते हैं ड्यू टू ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो सूख जाती है इतनी। तो इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो हमें याद नहीं होता वैल्यू, तो वैल्यू को याद रखना ज़रूरी है। 10% तक उनकी सूख मतलब 10% तक वो क्या होती है, ब्रिक ड्राई हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इन ब्रिक और सिलिका शुड बी, भैया इस वाले फिर आपको टेबल को याद आती है, इस वाले टेबल को याद रखना क्योंकि सिलिका जो आपका होता है 50 से 60% होता है ब्रिक के अंदर, एमना आपका 20 से 30% होता है, लाइम आपका 3 से 5% कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो उसको भी ध्यान रखना। आयरन ऑक्साइड आपका 2 से 5% आपका ही होता है, ये भी ध्यान रखना। और एल्कली आपका लेस देन 1% होता है और मैग्नीशियम आपका लेस देन 1% होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक और सिल्का कितना होता है, तो सिल्का आपका जो है 50 से 60% होता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सोइलिंग ऑफ ब्रिक इज नोन एट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसको हम लोग कहते हैं ब्लोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लोटिंग, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एलिमिनेशन अलग चीज़ होता है। चप्स आपको पता है कि चप्स आपको पता ही है कि हॉट ब्रिक के ऊपर जब आपका पानी रेन वाटर जब गिर जाता है तो आपका चप्स हो जाता है। इफ्लोशन आपको पता है व्हाइट पैचेज जब बन जाते हैं, व्हाइट पैचेज आपके जब बन जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, इफ्लोशन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका हो जाएगा, ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग के बारे में जान लेते हैं। द डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी swollen मास ओवर द सरफेस ऑफ बर्नेड ब्रिक इज नोन एज ब्लोटिंग। इट इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले, मतलब जो एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर ब्रिक क्ले की वजह से जो डिफेक्ट आता है वो आपका ब्लोटिंग कहलाता है। तो यही ब्लोटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर सेकंड क्लास ब्रिक। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक जो आपकी होती है 20% मैक्सिमम पानी ऑब्जर्व कर सकती है, सेकंड क्लास आपकी जो ब्रिक होती है 22% कर सकती हैं, और थर्ड क्लास आपकी जो ब्रिक होती है आपकी 25% आप पानी को ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सेकंड क्लास ब्रिक के लिए तो 22% होती है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 22 ऑप्शन नहीं है, तो 22 कर लेते हैं यहाँ का ऑप्शन। नहीं होगा तो मान लो 20 के साथ जाएंगे, ठीक है, 28 साथ नहीं जाएंगे, 20 के साथ चले जाएंगे पर 28 साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। टेराकोटा इज यूज इन बिल्डिंग मटेरियल, टेराकोटा यूज कहाँ होता है, तो आपको ये ऑर्नामेंटल वर्क में टेराकोटा का यूज होता है। ठीक है, टेराकोटा इज गिव बिल्डिंग वर्क, ये टेराकोटा बारे में पूरा दे रखा है, इसको आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस इट विथ एंड हैविंग इट्स लेंथ इक्वल टू डेट ऑफ द फुल ब्रिक इज नोन एज, तो ये पूरी किंग क्लोजर की सॉरी क्लोजर की परिभाषा है, इसको आपको ध्यान रखना, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि रेन वाटर फॉल हो रहा है ब्रिक के पास, तो चप्स होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ क्लेम बर्निंग एज कम्पेयर टू किल्न बर्निंग। अगर हम लोग बात करें क्लैंप, ये क्लैंप है, क्लैंप बर्निंग और कंपेयर टू किल्न बर्निंग से, तो क्लैंप बर्निंग आपका जो होता है लेस इनिशियल कॉस्ट का होता है, तो ये इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगली बात है भैया अब क्वेश्चन खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस यहाँ तक की समझ में आई होगी ब्रिक की। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लाइम शुरू करेंगे, और शायद सीमेंट शुरू करते हैं, सीमेंट शुरू करते हैं, और जो है सीमेंट के बाद जो हम लोग पेंट, इस तरीके से हम लोग बिल्डिंग मटेरियल को पूरा कवर करने वाले हैं। ऐसे ही बिल्डिंग मटेरियल नहीं, ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो है आगे बढ़ते हैं, जो हमारे भाई लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया बेधड़क, मैं तो यार कहता हूँ ना, बेधड़क आराम से आप एसएससी जे मेंस के लिए ना इवर एग्जाम से बढ़िया कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन की बात करोगे तो मैं ऑनलाइन जो है 100% गारंटी ले सकता हूँ कि इवर एग्जाम से अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि यार सारे इनके पास 2-3 साल के बाद सर का अनुभव है। अवनीश सर और सौरभ सर पढ़ाते हैं यार, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बस आप प्री अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि यार मेंस में इतना टाइम नहीं होता कि आपको हर चीज़ें बताई जाएंगी। मैं पहले ही बहुत डाउट क्लियर साफ करना चाहता हूँ कि अगर आप प्री अच्छे से पढ़े होगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे आपने प्री नहीं ही पढ़ा अभी पूरा अच्छे से, सोम नहीं पढ़ा, से नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ नई ही लगेगी ना, तो आपको उससे परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस हाँ, ये मैं ये कह सकता हूँ कि यार हर एक चीज़ को बताने से पहले सर समझा दे जरूर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कंसेप्ट, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है तो उसको कंसेप्ट को बताया जाता है यार कैसे ये होगा, आपको कैसे चीज़ें करनी होगी, कैसे नहीं करनी होगी। तो अगर आप लोग अच्छे से अपना नंबर 110+ नंबर हैं तो आप लोग आराम से यार जो है मेंस की तैयारी करिए। आपके रॉ मार्क्स या आपके अगर नंबर इतने बन रहे हैं, जनरल में हो, ओबीसी में हो, तो आपके इतने नंबर बने 110+, तो आप आराम से यार मेंस की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस अब ये टाइम है ना, अगर इस टाइम आप सोचते रह करें क्योंकि ये टाइम भी निकल जा रहा है, अरे भाई कुछ तो करो। आप अगर तैयारी करोगे तो तैयारी कहीं बेकार नहीं जाएगी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ोगे, ये तो है नहीं कि आप कुछ अयासी, सॉरी
ऐसा गलत काम कर रहे हो कि मतलब इधर उधर घूम टहल रहे हो, मतलब ऐसे मतलब कोई ज़्यादा कि घूम टहलना, तो अगर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यार, उससे अच्छा है पढ़ ही लोगे। ठीक है, उससे अच्छा पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो यही बात बताना था कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम के साथ में जा सकते हो। अगर किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान बाय अदनान, और हमारा व्हाट्सअप नंबर एक है 8934991998। तो आप इस पर भी हमको डायरेक्ट मैसेज कर करके कोई भी जानकारी अगर लेना हो मेंस से रिलेटेड बैच की तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।